सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्जिया मैं हूं लीना लियास और मेरे साथ मौजूद हैं समी इब्राहिम साहब। हमारे सीनियर रिपोर्टर सिद्दीक जान साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। हमजा शहबाज साहब की आज रिहाई हुई है। अब इसके बाद नून लीग का बयानिया क्या होगा और नून लीग को लीड कौन करेगा, इस हवाले से बात करेंगे। फिर वज़ीराबाद में हमने देखा मरियम नवाज साहिबा की और उन्होंने वहाँ पर जलसा किया। इसके साथ साथ हमने देखा कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसमें बहुत अहम बातें भी की, उसको भी शामिल करेंगे। समी साहब कहाँ से आगाज़ करेंगे, हमजा शहबाज की रिहाई से या किसी और टॉपिक? अच्छा, एक तो ये है कि अभी हमजा शहबाज की रिहाई नहीं हुई, हाँ, ज़मानत हुई और अभी मचल के नहीं दाखिल हुए, तो इसलिए एक रात और वो गुजारेंगे जेल में और फिर उसके बाद उनकी रिहाई होगी। यही बड़ी इम्पॉर्टेंट ये डेवलपमेंट है। इसके अलावा शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई है यूसुफ रज़ा गिलानी की भी। उसके बाद शहबाज शरीफ साहब ने लंदन मियां नवाज शरीफ साहब को फ़ोन करके सारी जो मुलाकात है उसके अहवाल बताए हैं। अब जो शहबाज शरीफ साहब की ज़मानत है उस पर बहुत सारे लोगों के मैं ट्वीट्स देख रहा था और वो कह रहे थे ले जनाब, अब हमज़ा की ज़मानत हो गई है, अब उसके बाद हो गई शहबाज शरीफ की ज़मानत। और वो जो एक मामला था कि बिहाइंड द सीन कोई बात हो रही है, कोई रिलीफ मिल रहा है और शहबाज शरीफ साहब आएंगे, पार्टी को लीड करेंगे, तो जनाब वो कहानी सच साबित हो रही है। अब तो हो रही है, पूरा सोशल मीडिया और सब इससे भरा हुआ है। अब ज़रा थोड़ा सा ज़ाहिर है, जब ये ख़बर आई तो हम भी ज़रा जिसे कहते हैं ना चुकन्ना हो जाना, थोड़ा सा जब उसको मैं डीप जाके देखा तो पता ये चला कि जो हमज़ा शहबाज की जो ज़मानत है वो रमज़ान शुगर मिल में तो पहले ही उनकी ज़मानत हो चुकी थी और ये जो मनी लॉन्ड्रिंग केस में जो ज़मानत हुई है ये ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर ज़मानत हुई है, मेरिट पर नहीं हुई है ज़मानत। और इसकी वजह क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये पूछा था मातहत अदालत से, जब उनकी ज़मानत की वहाँ पर एप्लीकेशन थी जो उन्होंने वापस ले ली थी, तो जो मातहत अदालत ने ये जवाब दिया कि जो ट्रायल है इसका वो अभी कम से कम 10 से 12 महीने तक शुरू नहीं हो सकता। और हमज़ा शहबाज को जेल में तकरीबन 20 माह से ज़्यादा हो चुके थे, ऑलमोस्ट पौने 2 साल। अब एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी है कि आप किसी शख्स को 2 साल से ज़्यादा अगर वो जेल में हो तो वो इंटाइटल हो जाता है उसका ज़मानत। अब जब मातहत अदालत ये कह रही है कि जो ट्रायल है इस केस का वो तो नहीं हो सकता 10 से 12 महीने में, तो इसका मतलब ये है कि अभी मज़ीद फिर 1.5-2 साल और हमज़ा साहब रहेंगे जेल में। तो इस बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हाई कोर्ट ने उनको ज़मानत दी, डिवीज़न बेंच ने, क्योंकि ये बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि उनका जो जेल में क़याम है शायद वो और लंबा हो जाएगा और मुकदमा अभी शुरू नहीं होगा। इसको अब अगर हम ये कहें कि ये कोई उनको रिलीफ मिला है, किसी ने दिलवाया है रिलीफ और इसके पीछे कोई कहानी है, तो मुझे ज़ाती तौर पर जो मैंने देखा तो मुझे इसमें कोई सब्सटेंस नज़र नहीं आया। अब दूसरा सवाल ये है कि सियासत वो क्या करेंगे हमज़ा शहबाज। जो उनके वालिद हैं शहबाज शरीफ, जब वो बाहर थे तब भी वो यही कहते थे कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे नहीं जाना चाहिए, पॉलिटिक्स ऐसे जगह पर हम ना चले जाएं बंद गली में कि वहाँ से वापसी ना हो सके। लेकिन जो मरियम नवाज साहबा ने आज बात की, ज़रा उससे हम शुरू कर लेते हैं। जो उनकी जो गुफ्तगू, उन्होंने तो ये कहा कि जो हमज़ा शहबाज हैं वो बड़े बहादुर हैं और वो नून लीग में जो नवाज शरीफ साहब का बयानिया है, जो नैरेटिव है, उस पर वो डटे रहे हैं और वो आकर वही बात करेंगे जो मैं कर रही हूँ, जो नवाज शरीफ साहब कर रहे हैं। ज़रा सुन लेते हैं मरियम नवाज साहबा ने कहा क्या। अब जो मरियम नवाज कह रही हैं नैरेटिव पर वो डटा रहा, मैंने तो नहीं सुना उन्हें कि वो नैरेटिव जो नवाज शरीफ साहब का है जिसमें वो इदारों के साथ लड़ाई की बात करते हैं, जिसमें वो सेलेक्टर्स की बात करते हैं, इस कदर खुलकर वो तनकीद करते हैं एजेंसीज़ पर। आज भी मरियम नवाज साहबा की जो तकरीर थी डस्का में, जो इलेक्शन की जो भी उनका जो इल्ज़ामात हैं उसमें उन्होंने मुर्द इल्ज़ाम एजेंसीज़ को ठहराया कि ये एजेंसीज़ ने सब कुछ किया है।
तो मुझे तो नहीं याद पड़ता कि हमज़ा शहबाज ने कभी इस कदर ओपनली जो मरियम साहबा कह रही हैं नैरेटिव्स पर बात की हो। सदीक जान, आपका क्या ख्याल है? आपने सुना, या हमज़ा शहबाज की जो सियासत है वो वही होगी जो मरियम नवाज़ साहबा कह रही हैं? बिल्कुल वो नहीं होगी। और आपको याद होगा हमज़ा शहबाज ने एक बार एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि हम अपने चचा को और अपने कज़न्स को मना लेंगे कि जो उनका बयानी है वो बयानी नहीं होना चाहिए। ये PDM से पहले की बात है। शहबाज शरीफ साहब का जैसे सबको पता है, और वो शेख रशीद साहब अक्सर कहते होते हैं कि शहबाज शरीफ और मैं पीर भाई हैं और हमारी पार्टी एक है। तो हमज़ा शहबाज और शहबाज शरीफ जो हैं वो किसी भी सूरत में उस बयानी पे नहीं जाएंगे। दूसरा ये है कि अब आपको नज़र आएगा, देखिए हमज़ा दो ही बातें कहेंगे ना, या वो ये कहेंगे कि या वो इदारों पे हमले करेंगे जैसे मरीम साहबा और नवाज शरीफ कर रहे हैं, या वो ये कहेंगे कि हम जो है वो ये नहीं कर सकते। दोनों सूरतों में नून लीग का वो एक्सपोज होगी। वो करने तो नहीं जा रहे इदारों पे हमले, किसी सूरत में भी नहीं करेंगे ना। शहबाज शरीफ साहब की ये पॉलिसी है। अब ये मरीम साहबा के लिए सबसे बुरी खबर है हमज़ा शहबाज की बेल होना। या तो ये हो सकता है कि मरीम साहबा को भी पता चल गया है कि हमारा जो प्लान था वो नाकाम हो गया। अब वो भी ये चाहें नवाज शरीफ और मरीम कि हमज़ा शहबाज और शहबाज शरीफ के जहाँ जहाँ राब्ते बहाल करें, और राब्ते शायद पहले हों भी सही, और नून लीग के लिए ओवरऑल एक पैकेज ऐसा लिया जाए कि कोई ना कोई रियायत मिले, कोई ना कोई आसानी पैदा हो, क्योंकि फंस तो बहुत बुरी तरह गए हैं। मैं समी साहब एक स्टोरी पे काम कर रहा हूँ कि PDM में शामिल एक अहम मजहबी जो रहनुमा हैं उनको एक मुल्क का बल्कि बता देते हैं कि उम्रे के लिए उन्होंने वीज़ा मांगा लेकिन उनको नहीं मिला, और उसके बाद उन्होंने उस एम्बेसी को लेटर भी लिखा हुआ है जिस मुल्क का ये दावे करते रहे कि वो मुल्क हमारे पीछे है, वो हमें सपोर्ट कर रहा है। अब वहाँ पे भी चीज़ें आ रही हैं कि हालात कशीदा हो गए हैं, और क्योंकि आपको पता है वो मुल्क अब दोबारा पाकिस्तान और पाकिस्तान के इदारों की तरफ आ रहा है जब से जो बाइडन आया है। तो बैरूनी मामलात हों, अंदरूनी चीज़ें हों, सारे के सारे प्लान नाकाम हो गए हैं ना। ज़िमनी इंतखाबात ये लड़े, सेनेट इलेक्शन ये लड़ रहे हैं, इस्तीफे इन्होंने नहीं दिए, लॉन्ग मार्च इन्होंने नहीं किया, पिंडी ये नहीं आ रहे, अब इस्लामाबाद कहते आएंगे, धरना अभी तक ये कर पा रहे कि धरना होगा नहीं होगा, सारे प्लान नाकाम हो गए। अब शायद मरीम साहबा ये चाहें कि, क्योंकि आपको वो भी याद होगा शहबाज शरीफ साहब की एक तस्वीर ट्वीट की थी, उनकी शायद बहू ने की थी, गेम चेंजर, जब नवाज शरीफ साहब बाहर गए थे तो उन्होंने एक तस्वीर ट्वीट की थी। तो शहबाज शरीफ साहब वो खिलाड़ी हैं कि जब आखिरी विकेट हो और 6 बालों पे 6 छक्के मार। बड़ा सवाल ये है कि मरीम साहबा ने जो रिसेंटली पूरा बागडोर संभाली है पार्टी की, जलसे किए हैं, बड़े बड़े वर्कर्स उनके साथ हैं, वो जाके नारे लगवाती हैं, एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ नारे लगवाती हैं। ये जो इतना हाइप पे वो ले गई हैं एंटाई एस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव और बयानियाँ, हमज़ा शहबाज इस पोजीशन में होंगे, उनकी पर्सनैलिटी इतनी क्रिस्मेटिक होगी कि वो ग्रास रूट लेवल पर, वर्कर्स लेवल पर जो चार्ज मुस्लिम लीग नून का क्राउड है। देखिए इसमें मैं क्या रहा हूँ, अवाम ने तो इसको रिजेक्ट कर दिया। लाहौर का नाकाम हुआ जलसा और बहुत सारे जलसे नाकाम हुए। फ़ौज के ख़िलाफ़ लोग गाली सुनना नहीं चाहते, नून लीग के हैं, वो कहते हैं नहीं फ़ौज के ख़िलाफ़ आप गाली ना दें। अब वो जो चार्ज वर्कर है नून लीग का, जो नवाज शरीफ के साथ है, जो नारे भी लगाता है, जिन्होंने जब पेशी पर आ रहे थे ये कायदीन, तो हाई कोर्ट में भी उन्होंने बड़े नाजेबा नारे पाकिस्तान की फोर्सेस के बारे में भी लगाए, पाकिस्तान के इदारों के बारे में लगाए। वो जो क्राउड है उसको हमज़ा शहबाज अपने साथ मिलाने में कामयाब हो सकेंगे पार्टी के अंदर इस वक्त जो उनको रेजिस्टेंस आएगी? देखिए समी साहब, मुख्तसर इसमें 3 चीज़ें हैं। पहली बात यह है कि आपको मैं शायद पहले आपके प्रोग्राम में बात कर चुका हूँ कि जब तक लाहौर का जलसा नहीं हुआ था तब तक रावलपिंडी और इस्लामाबाद की सोच मुख्तलिफ थी। रावलपिंडी की ये सोच थी कि इनको पोलिटिकली इंगेज करना चाहिए, लेकिन इमरान खान साहब कहते थे कि सवाल ही पैदा नहीं होते इनसे बात नहीं करनी। जो लाहौर का जलसा है बेसिकली उसने कमर तोड़ी है PDM की। जब वो जलसा नाकाम हुआ ना, उसके बाद दोनों एक पेज पर आ गए, ठीक है अब इनसे बात ही नहीं, इनको इंगेज ही नहीं करना चाहिए। दूसरा, आपको ये भी याद होगा कि जब ये लाहौर का जलसा हुआ था उसके बाद ये चीज़ें सामने आई, हमने भी बात की थी अपने प्रोग्रामों में कि क्योंकि जो तंजीमी स्ट्रक्चर है वो हमज़ा शहबाज के पास है। तंजीमी स्ट्रक्चर क्योंकि हमज़ा के पास है, हमज़ा का ग्रुप एक्टिव नहीं था, जिस वजह से वो भी एक फैक्टर था लाहौर जलसे की नाकामी में। अब जो हमज़ा शाह हैं इसमें आप देखेंगे कि हमज़ा शहबाज अवाम को नहीं निकाल सकते। इसमें कोई शक नहीं है कि मरीम साहबा क्राउड पुलर हैं नून लीग की हद तक, कि नून लीग के लोगों को वो निकालने में और लोग आ जाते हैं। हमज़ा शहबाज और शहबाज शरीफ की वो पोजीशन नहीं है। लेकिन आप देखेंगे कि जो नून लीग के अरकान असम्बली हैं वो तेज़ी से आपको नजर आएंगे। सूबाई असम्बली के वैसे वो पोजीशन लीडर हैं, कौमी असम्बली में भी आप देखेंगे वो हमज़ा शहबाज के गिर्द होंगे। उसकी रीज़न ये है कि पहले भी तमाम जो मुंतखब इनके अरकान असम्बली हैं वो ये कहते थे कि भाई आप किस तरफ लेकर जा रहे हैं मामलात को, इस तरह से तो हम अगला इलेक्शन
तो क्या हम तो कंपेन नहीं कर सकेंगे। और अभी आपने देखा डस्कोर सारी कंपेन में किसी इनके उम्मीदवार ने फौज पर हमले नहीं किए, किसी ने फौज की क़यादत का नाम नहीं लिया। और राना सनाउल्लाह साहब का आप कल परसों का बयान देखें कि जी ये जहाँ ये जो सारा कुछ हुआ है उसमें एस्टेब्लिशमेंट का कोई किरदार नहीं है। तो इनको समझ नहीं आ रही, ये कहते हैं हम पीछे तो हटे इस बयानिए से, लेकिन हमें कुछ मिले भी तो सही ना। तो मेरा ख्याल है कि ये आप कोई व्हीलिंग डीलिंग में है कि कोई ना कोई हमें थोड़ी सी। मरियम नवाज से आज एक सवाल किया गया कि क्या आप मुल्क से बाहर जाएंगी, तो उन्होंने कहा मेरा इलाज यहीं पर होगा, हो या ना हो, मैं मुल्क से बाहर नहीं जा रही। तो इसका वो मिस कॉल तो मार चुकी है ना, वो मिस कॉल तो मार चुकी हैं वो, लेकिन उन्होंने इस वक्त क्लियर कर दी है बात। नहीं वो देखिए वो तो नवाज शरीफ साहब भी करते थे, वो तो क्लियर वो तो नवाज शरीफ साहब भी करते थे कि मैं डट गया हूं, मैं लड़ गया हूं, अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के कह रहा हूं मैं बाहर नहीं जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, मैं ये नहीं करूंगा। मैं कहां है वो नवाज शरीफ? वो जो नवाज शरीफ हम ही कहते थे कि अगर एक माह में वापस नहीं आया तो सबसे ज्यादा टीवी पे प्रोग्राम हम करेंगे। सही बात की कि नवाज शरीफ साहब ये बात कर रहे थे, लेकिन नवाज शरीफ जाने दिया ना, नहीं यहां तक लोगों ने देखा, गवर्नमेंट ने जाने दिया, फिर ही सारा 99 में भी यही बात कहते थे ना, खुद उड़ के चले गए। देखिए बड़े नॉन लोगों ने ये बात कही कि अगर नवाज शरीफ 6 हफ्ते में वापस नहीं आया तो उसकी सियासत ख़त्म हो जाएगी। अब वही लोग नवाज शरीफ को डिफेंड करते हुए नज़र आते हैं और बात पे वो इमरान खान को लताड़ते हैं और कहते हैं कि जो नवाज शरीफ है वो सच्चा आदमी है और वो हीरो है। खैर पॉलिटिक्स में ये चीज़ें चलती हैं और नैरेटिव्स लोग अपने वो जो है ना वो बदलते रहते हैं। लेकिन अब जो बड़ा जो एक जो स्पेकुलेशन है, ज़रा इस पर भी बताइए कि चौधरी निसार अली भी बड़े खामोशी से बैठे हैं और ये जो मोहम्मद अली दुरानी का जो ट्रैक टू डिप्लोमेसी थी, भले इमरान खान उसको रिजेक्ट कर चुके, DGISPR भी कह चुके कि हमारा कोई राब्ता वाब्ता नहीं है बैकडोर से, मरियम कहती हैं राब्ते हैं। अब शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनकी यूसुफ गिलानी साहब से मेल मुलाकात, हमज़ा बाहर आ गए। मैंने आपसे पहले कहा कि मुझे तो नहीं लगता कि ये किसी सेटलमेंट के नतीजे में आए, लेकिन बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि अब अगला जो हो सकता है जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट वो ये है कि शहबाज शरीफ साहब की ज़मानत हो जाए। शहबाज शरीफ साहब ने तो खुद कहा था, मोहम्मद अली दुरानी को क्या कहा था कि यार मैं जेल में बैठ के क्या कर सकता हूँ, बताएं क्या कर सकता हूँ, अगर बाहर रहूँगा तो कुछ करूँगा ना। ये तो शहबाज शरीफ साहब खुद कह चुके हैं। और दूसरा समी साहब, चले हम एक लम्हे के लिए हम पॉलिटिकल बात पे नहीं जाते, हम सियासी बात पे नहीं जाते, आप छोड़ दें हमजा शहबाज को या शहबाज शरीफ इनको छोड़ दें। मुझे ये बताएं सर, इनकी जगह कोई भी ABC होता, क्या ये कोई तरीका है कि आप 20 माह तक उसको जेल में रखें और आपका ट्रायल ही ना चले? और आप जिस रफ्तार से आप ट्रायल चला रहे हैं सर, 15 साल में फैसला आएगा हमजा शहबाज के केस का। सही बोल रहे हैं। तो मुझे बताएं क्या कसूर है? कोई भी बंदा हो, इंसान तो है ना वो। ये तो जो अदालत ने आज फैसला किया है ना, ये तो मैं कहता हूँ मेरिट पे किया फैसला, इसलिए कि जब ट्रायल कोर्ट ये कह रही है कि अभी इसका मुकदमा शुरू होने में 10 से 12 महीने लगेंगे और वो बंदा 20 महीने से जेल में है और एक केस में उसकी ज़मानत हो चुकी है और दूसरा इसमें वो प्रिंसिपल अक्यूज्ड नहीं है, वो सिर्फ अबैटर है। तो अबैटर का केस जो है वो अभी 1 साल और शुरू नहीं हो सकता और आपने पकड़ के उसको डाला हुआ है और अभी नैब उसकी ज़मानत की मुखालफत कर रहा है। सर देखें, ये तो वैसे ही सरासर ज्यादती है। देखें समी साहब, मैं आपको चीज़ बताता हूँ, एक बंदा जो बाहर फिर रहा होता है ना, वो तो आप मान लेंगे कि ये बाहर फिर रहा है, ये इन्फ्लुएंस कर रहा होगा गवाहों को, ये करोगा वो करोगा। एक बंदा है ही रियासत की कस्टडी में, है ही इदारों की कस्टडी में, है ही जेल में। यानी जब जज साहब ने हुक्म देना है कि हमजा शहबाज को पेश करो, पुलिस ने लिया ना हमजा शहबाज को पेश कर देना है, तो हमजा शहबाज का तो कोई कसूर नहीं है ना, 20 माह से वो जेल में। आप मसला ये है, एहसाब अदालतों का सुप्रीम कोर्ट ने 6 माह 8 माह पहले कहा, अभी तक वो सारियां भर्तियां नहीं हुई, बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। मसला ये है, जब एहतसाब अदालतें ज्यादा होंगी, ऐसे क्यों नहीं बनती ये एहतसाब अदालतें? देखें समी, जबकि इमरान खान साहब के मैनिफेस्टो में ये था, उनका नारा ये था। अच्छा, फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान महीनों से कई दफ़ा कह चुकी है, हम हर थोड़े अरसे के बाद एक ख़बर सुनते हैं तर्जुमान की कि जनाब एहतसाब अदालतों के लिए इतने फ़ंड्स की मंजूरी दे दी गई, अब उनकी हायरिंग शुरू हो रही है, अब ये हो रहा है, लेकिन ये सारा टोपी ड्रामा है। 2 इश्यूज़ हैं। एक तो समी साहब, मैं अभी आ रहा हूँ ईमान सदर से, आरिफ अलवी साहब के साथ हमारी मुलाकात थी, तो जुडिशल सिस्टम के ऊपर उनसे सवाल हुआ। आरिफ अलवी साहब ने कहा कि उनके वालिद साहब का एक केस है जो 1977 से चल रहा है और आज तक जो है वो केस अपने मंतकी अंजाम को नहीं पहुँचा। वो कहते हैं कि उनके अपने ज़मीनों के कई केसेस थे, लेकिन जब वो सदर बने तो उन्होंने वो सरेंडर कर दिया कि यार मैं यहाँ बैठ के और क्या वो केसेस लड़ूंगा या अपने इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करूँगा, ये लगेगा कि मैं इन्फ्लुएंस इस्तेमाल कर लूँगा। जो है ना मसला ये एहतसाब अदालतों वाला, एक तो मसला ये है कि आपके फ़रोग नसीम साहब वज़ीर कानून है, मेन जिम्मेदारी तो उनकी है ना, ये वो हमारे तो नहीं, MQM की। मतलब आप कह रहे हैं आपके फ़रोग, एज ए पाकिस्तानी बात कर रहा हूँ ना, पाकिस्तान के वो वज़ीर कानून है, वफाकी हुकूमत। अच्छा, फिर दूसरा ये है आपकी ब्यूरोक्रेसी। मसला ये है
आपने 8 माह लगा दिए, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे आप एहतसाब अदालतें आप शुरू नहीं कर सके। इतनी बड़ी आपके पास अपॉर्चुनिटी थी, आप तो एहतसाब का नारा लगा के आए थे, आप तो कहते थे सारे चोरों को अंदर डालेंगे। यकीन करें सुप्रीम कोर्ट ने जब हुक्म दिया था ना 120 एहतसाब अदालतों का, ये कहते हैं सर 120 140 बनाएंगे और सर 1 माह के अंदर अंदर बनाएंगे, दिन रात काम करेंगे, डबल शिफ्ट में अदालतें चलेंगी, सुबह और रात दोनों टाइम शाम को चलेंगी और ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन अब तक 8 माह में वो एहतसाब अदालतें शुरू ही नहीं हो सकी। आज के इस केस में नायब प्रोसिक्यूटर ने भी यही बोला ना कि अगर नायब अदालतें बन चुकी होती तो हमें इतना वक्त ही ना लगता। तो अच्छा, हाँ ये बात आपकी सही है और बड़ा राइटली उन्होंने बात कही। उनसे सवाल किया गया था। अब सवाल मेरा ये, क्योंकि आपने अभी जिक्र किया कि आप आ रहे हैं ऐवान सदर से, अब ये इशू बड़ा सेंसिटिव है जिस पर मैं बात करने लगा हूँ। आपको पता है कि फ्रांस में पाकिस्तान के जो चार्ज डी अफेयर हैं उनको बुलाया फ्रांसीसी हुकूमत ने और उनको कहा कि आप ज़रा होश के नाखुन लें, आपके सदर साहब जो गुफ्तगू कर रहे हैं वो गुफ्तगू बड़ी नाज़ेबा है। और वो गुफ्तगू क्या थी इस पर भी बात हुई है, मैं वो चाहता हूँ कि आप, लेकिन पहले मैं इशू वो ज़रा लोगों को बयान कर दूँ क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव इशू है। और वो बयान क्या था परवेज़ जनाब आरिफ अलवी साहब का कि फ़्रांस के अंदर एक नई कानून साजी हो रही है। वो जो खाकों का मामला हुआ था जहाँ वो टीचर जब मारा गया था, तो ये कहा अलवी साहब ने, जो मैं समझता हूँ वेरी राइटली ही पॉइंटेड आउट, कि आप इस तरह की कानून साजी ना करें फ़्रांस की गवर्नमेंट से, उन्होंने कहा, जिससे मुसलमानों में और ईसाइयों में और दूसरे मज़ाहिब में तकसीम हो। आप उनको तकसीम ना करें, इससे डिस्क्रिमिनेशन होगी। तो इस पर फ़्रांस की हुकूमत जो अभी तक ना किसी बात पे शर्मिंदा है और ना ही किसी तरह का उन्हें कोई रिग्रेट है, उन्होंने जनाब ये कहा कि ये आप अलवी साहब का मुंह बंद करें। मुझे हैरत है इस बात पर, ना को पाकिस्तान के फ़ॉरेन ऑफिस ने रिएक्ट किया, ना कहीं हमें सरकारी सतह पर कोई बात नज़र आई है। तहरीक लब्बैक ने तो पाकिस्तान के मफादात को देखते हुए वज़ीर आज़म साहब की ज़ाती एश्योरेंस पर यह तस्लीम कर लिया कि चलें आप 20 अप्रैल को लाएंगे यहाँ पर कानून साजी के लिए जो उनके मुतालबात हैं। लेकिन ये जो सदर आरिफ अलवी के बयान पर फ़्रांस ने एहतजाज किया और ऐसा लग रहा है कि वो उसी बेशर्मी और ढिठाई से जो प्रेसिडेंट मैक्रोन ने जो किया था उसको मज़ीद वो आगे ले जाने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर पूरी खामोशी है। अब मुझे बताइए कि क्या आरिफ अलवी साहब से जो आपकी बात हुई उन्होंने क्या फरमाया? जी बिल्कुल, ये सवाल किया। इस नकवी साहब फ़ॉरेन ऑफिस को कवर करते हैं, बड़े ज़बरदस्त रिपोर्टर हैं। उन्होंने ये सवाल किया कि फ़्रांस में ये सारा कुछ हुआ है तो आप अब क्या कहते हैं इसके ऊपर, क्या पाकिस्तान बैकआउट करेगा? उन्होंने तो बड़ी सख्त धमकी लगाई है पाकिस्तान को। तो आरिफ अलवी साहब ने कहा कि हम इस मौक़िफ़ से बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। और दूसरा उन्होंने कहा है कि हम दुनिया को उनका मफाद बता रहे हैं कि अगर आप ये काम करेंगे तो आपके अपने मुआशरों को, आपके अपने मुल्कों को नुकसान होगा। इस्लामोफोबिया के ऊपर अगर आप इस तरह से करेंगे तो चीज़ें आपके मुल्कों के अंदर हालात ख़राब होंगे। उन्होंने कहा जो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब ने UN के फोरम पर जो कहा, जो हमारा मौक़िफ़ है इस्लामोफोबिया के हवाले से, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात और शान के हवाले से, उन्होंने कहा इसके ऊपर हम पीछे नहीं हटेंगे। और उन्होंने कहा कि हम जो बात कर रहे हैं वो ओवरऑल पूरी दुनिया के लिए कर रहे हैं। सबको ये बात समझा रहे हैं कि जो अपने मुल्कों के अंदर इस तरह की कानून साजी करेगा या बात करेगा, वो अपने मुआशरों में तकसीम पैदा करेगा, बिगाड़ पैदा करेगा, फसाद पैदा करेगा, उनके अपने ममालिक में, माशरे में मसाइल पैदा होंगे। तो उन्होंने कहा कि हम इस मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे, ये सदर आरिफ अलवी साहब ने कहा। और जब हमारी प्राइम मिनिस्टर से बात हुई थी तो प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा था, वो प्राइम मिनिस्टर ये कहते हैं कि जब तक तमाम इस्लामी ममालिक या कम अज़ कम कोई 15-20 इस्लामी मुल्क इकट्ठे कोई ऐसी कंपेन नहीं चलाते, कोई ऐसी चीज़ नहीं करते, तो उस वक्त तक उतना इफेक्टिव नहीं हो सकेगा कि अगर एक तो वो जो कैंपेन 25 मुल्क इकट्ठे शुरू कर देंगे, पहले एक शुरू होगा, फिर वो दूसरा उसके साथ आएगा, फिर तीसरा उसके साथ आएगा। तो है ना, आप जो करने की बात है आप तो वो कर ही नहीं रहे, तो वो कैसे दूसरे ममालिक आएंगे? हम उस एक का मुंह देख रहे हैं, वो उसका मुंह देख रहा है, वो इसका मुंह देख रहा है, पहले आप, गाड़ी तो निकल गई। अभी जो कहा आरिफ अलवी साहब ने कि हम इससे नहीं हटेंगे, तो किसी ने ये पूछा कि फ़ॉरेन ऑफिस खामोश है, क्यों नहीं बात हो रही? देखिए ये तो नहीं हुआ कि फ़ॉरेन ऑफिस क्यों नहीं बोल रहा, लेकिन ज़ाहिर है जब उनसे बराह सवाल हुआ तो उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान और आरिफ अलवी साहब जो हैं वो अपने मौक़ा पे कायम है कि हम ये दुनिया के ज़मीर को झंझोड़ते रहेंगे, उन्हें बताते रहेंगे कि इस चीज़ के ऊपर हम जो है वो कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। नहीं, लेकिन अगर हम दुनिया के ज़मीर को झंझोड़ते रहेंगे तो फिर ये पाकिस्तान की पार्लियामेंट में जो मामला है इसको फिर डिले क्यों किया गया? अभी जो 16 फरवरी की जो डेडलाइन थी, 17 फरवरी को, 18 फरवरी में को ये मामला पाकिस्तान की पार्लियामेंट में डिस्कस हो जाना चाहिए था। लोग जो कहें पाकिस्तान के, जिन्होंने पाकिस्तान हासिल किया,
वो फैसला करेंगे ना अपने अच्छे या बुरे का। अगर वो ये फैसला कर लेते हैं कि हम बिल्कुल भी रियासती सतह पर फ्रांस के साथ ताल्लुकात नहीं रखना चाहते, तो एक मैसेज तो जाएगा, पूरी दुनिया में भी मैसेज जाएगा। तो हम तो देखें ना, उन्होंने तो चार्ज दी अफेयर को बुला के तो कर दिया एहतजाज, पाकिस्तान को पकड़ा दिया कि जनाब ये आपके सदर साहब का मुंह बंद करें। तो सदर साहब कह रहे हैं कि हम अपने मौक़िफ़ पर डटे हुए हैं, बट वेयर इज़ फॉरेन ऑफिस। बात आपकी दुरुस्त है। जिस तरह आपने तहरीक लब्बैक का जिक्र किया, उनके साथ जो मुआहदा हुआ है तो उस मुआहदे को बिल्कुल इनको पूरा करना चाहिए था और इनको एज सुन एज पॉसिबल इस मामले को पार्लियामेंट के सामने रखना चाहिए था। ये भी हो सकता है शायद ये थोड़ा सा FATF की वजह से इसको डिले किया हो कि FATF वाला। लेकिन हम मुझे सदीक जान मुझे ये बात बताइए, एक मौक़िफ़ है जो हम समझते हैं कि राइट है, FATF के लिए पाकिस्तान दिलो जान से कोशिश कर रहा है। ये नहीं है कि अभी इन्होंने कोशिश की है, पहले भी पूरी कोशिश की है। और सब लोग समझते हैं कि ये अगर दुनिया पॉलिटिक्स ना कर रही होती, अगर अमेरिका सियासत ना कर रहा होता, तो जितना काम FATF पर पाकिस्तान ने किया है उसको पिछले साल ही ग्रे लिस्ट से बाहर आ जाना चाहिए था। लेकिन पाकिस्तान को ब्लैकमेल करने के लिए वो उसको रखते हैं। तो हम कंप्रोमाइज़ पे कंप्रोमाइज़, मसलहत पे मसलहत, नामूस रिसालत पर ये मसलहत क्या हमें ज़ेब देती? बिल्कुल मसलहत इस मामले में नहीं होनी चाहिए। और जैसे मैंने कहा कि जो इनका अगर ईमान है, देखें ये मैं कोई जज्बाती बयान नहीं दे रहा, हमारा अकीदा ये है ना, हम ये समझते हैं कि हमारी अगली सांस है या नहीं है हमें नहीं पता, ये अल्लाह के हाथ में। बीमारी जब आएगी, ये कोरोना जिसको होता है पता नहीं होता इसने बचना या नहीं बचना, सब अल्लाह के हाथ में। इस दुनिया में जो ताकत का बैलेंस, यही दुनिया थी आज से 4-5 सदियाँ पहले। तूती बोलता था मुसलमानों का, सल्तनत उस्मानिया हर तरफ थी, यही सारे थे, सब कुछ इसी तरह के वो लोग थे। हमने अपने अक़दार को छोड़ दिया, हमने अपने जो हमारे जो मजहबी जो ख्यालात थे या जो रूहानी हमारे तसव्वुरात से हम उनसे दूर हुए, तो हमने ज़वाल देख लिया। अब अगर कहीं मौका मिल रहा है लोगों को एक जगह पे इकट्ठा होने का, ये कोई तशद्दुद की बात नहीं है, इट इज़ सिंपली वन मैसेज कि आप ये काम ना करें, ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है। तो इससे अगर हम नबी की मोहब्बत में ये करेंगे तो उससे और भी तो बहुत सारी चीज़ें होंगी ना। लोग अपना करैक्टर भी ठीक करेंगे, अपने आप को अगर हम मोहम्मद का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिपाही समझते हैं तो फिर और भी बहुत सारी चीज़ें करेंगे। तो इस मौके पर ये इस तरह की मसले ज़ेब देती है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए और पार्लियामेंट में इसको लेके जाना चाहिए, इस पे बहस होनी चाहिए। और अगर पार्लियामेंट में जैसे कमिटमेंट की हुई है ये होता है तो बिल्कुल फ्रांस के आज मुझे बड़ी अफसोस हो रहा था, मरियम नवाज़ साहबा तकरीर कर रही हैं, फिर फिरदौस आशिक अवान साहबा आई हैं, किसी ने फ्रांस ने इतना बड़ा काम किया है, पाकिस्तान के चार्ज डी अफेयर को बुला के उसे कहा है कि ये आपके सदर ने हमारे मामलात में दखल अंदाजी की है। तो भाई कोई भी तो बयान देता, आज इसकी कंडेमिनेशन करता कि फ्रांस वालों तुम बाज आ जाओ, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से इस किस्म के अपनी अप्रोच छोड़ दो, वगरना ये हमें एक्सेप्टेबल नहीं है, ये आपके और हमारे तल्लुकात में ये अफेक्ट करेगी। तो हम कह रहे हैं जी FATF का इजलास है, FATF के बाद फिर PATF का हो जाएगा, PATF के बाद फिर IMF हो जाएगा, फिर कोई और चीज़ आ जाएगी। इसका मतलब है हम तो फिर इन्हीं मसलेतों में फंसे रहेंगे। ये बात आप दुरुस्त कर रहे हैं। और ये देख लें कि चलें हुकूमत का हम देखते हैं कि हुकूमत कहती है, चलो एक लम्हे के लिए हम कहते हैं कि वो कोई अपोजिशन भी खामोश है ना, अपोजिशन का उनकी इससे बड़ी मुनाफकत है। अपोजिशन तो इसलिए खामोश है कि उसकी एक वजह तो यह है कि नवाज शरीफ साहब इस वक्त UK में बैठे हुए हैं और नवाज शरीफ साहब वहाँ बैठ के कोई ऐसा बयान नहीं देंगे जो मगरबी कुव्वतों के ख़िलाफ़ और उन लोगों के ख़िलाफ़ हो जो वहाँ से उनको पाकिस्तान भिजवा सकते हैं कि इसको तो निकालो ना, ये तो जाए उधर जेल में बैठे। तो नवाज शरीफ साहब को आपने देखा होगा, ना उन्होंने कश्मीर में होने वाले किसी जुल्म के ऊपर को ट्वीट किया है, ना भारत के अंदर जो कुछ हो रहा है उस पर ट्वीट किया, ना फ्रांस में जो गुस्ताखाना खाके आए हुए ना उस पर किया। वो तो इन चीज़ों के हवाले से नवाज शरीफ साहब जो हैं वो कोई ट्वीट नहीं करते, कोई बयान नहीं देते, कोई तकरीर नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ वो वहाँ बैठ के पाकिस्तान की फ़ौज के खिलाफ तकरीरें करते हैं ताकि उनका केस मजबूत हो, वहाँ पे असलम लेना चाहते हैं या वहाँ पर रुकना चाहते हैं। तो उन कुव्वतों को ये हो कि ये हमारे काम का बंदा है, पाकिस्तान की फ़ौज पे हमले कर रहा है, इसको मुझे लगता है कि साथ रिजवी साहब का काम बहुत बढ़ता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, मैं बता रहा हूँ। चलिए सही समय से प्रोग्राम में वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, जब ब्रेक से वापस बात करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, तो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जी समी साहब, नहायत अफसोस की बात है कि फ़्रांस की हुकूमत ने पाकिस्तानी चार्ज डी अफेयर को बुलाकर इस बात पर एहतजाज किया है कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान
जनाब आरिफ अलवी साहब ने एक गुफ्तगू की जो बिल्कुल सही गुफ्तगू थी। फ़्रांस को उन्होंने वार्न किया, फ़्रांस को उन्होंने ये कहा कि आप ऐसे कानून साजी ना करें, और ये सब कुछ उन खाकों के तनाज़ुर में था जिससे मुसलमान बड़े रंजीदा थे, जिस पर तहरीक लब्बैक ने धरना भी दिया, जिस पर पाकिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान और तहरीक लब्बैक के दरमियान एक मुआहदा भी हुआ, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने ये बात कही कि अब 20 अप्रैल को वो मुआहदा पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा, जिस पर बात की जाएगी और फिर जो पाकिस्तान की पार्लियामेंट फ़ैसला करेगी फ़्रांस के साथ ताल्लुकात की नोयत उसी हिसाब से तय की जाएगी। वो कह रहे हैं प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के हवाले से आज भी ढिठाई से कि आप जनाब इस तरह की बात ना करें, ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है जो हम कर रहे हैं और ये हमारे अंदर के मामलात में मुदाखलत है। हैरत की बात है कि फ़ॉरेन ऑफिस खामोश है। जो चार्जी अफेयर के साथ उन्होंने जो पाकिस्तान का जो एहतजाज करके उन्होंने कागज़ थमाए, उनको एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मौक़िफ़ आना चाहिए था पाकिस्तान के फ़ॉरेन ऑफिस का। और न सिर्फ ये हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, ये अपोजिशन जमातों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। सारा दिन आज 2 दफ़ा मरियम नवाज़ आई, बड़ा नारे मारे उन्होंने और अपने अब्बा की हक़ में पता नहीं क्या वो फट रही थी कि नवाज़ शरीफ पता नहीं कितना बड़ा सेवियर है। फिर फिरदौस आयशा कवान साहबा वो आके उससे ज़्यादा नवाज़ शरीफ पर और मुस्लिम लीग नून पर वो बातें करती रही। लेकिन किसी ने, जो फ्रांस ने किया, जो शायद हमारे जवाल की वजह यह है कि हम अपनी इक़्तिदार से दूर हो गए हैं, अपने बुज़ुर्गों के एहतराम से दूर हो गए हैं, वो जो कहते थे उस पर हम अमल पैरा नहीं है। किसी को इतनी तौफीक नहीं हुई कि वो इस हवाले से बात कर सके, फ्रांस को ये याद दिला सके, फ़ॉरेन ऑफिस को रिएक्ट करे, पाकिस्तान के फ़ॉरेन मिनिस्टर बोलें, कुछ भी किसी ने कोई इस तरह की बात नहीं की। नहायत ही ये अफसोसनाक। और मैं ब्रेक पर जाने से पहले जो मैं कह रहा था, मुझे ये लगता है कि आने वाले वक्तों में तहरीक लब्बैक के कांधों पर बहुत बड़ी एक ज़िम्मेदारी आने वाली है। साद रिजवी साहब के लिए ये बड़ा कड़ा इम्तिहान होगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे किसी जगह पर भी कोई संजीदगी नज़र नहीं आ रही। बहुत अच्छा किया जो प्रेसिडेंट आरिफ अलवी ने आज ये बात कही जर्नलिस्टों से बात करते हुए कि जनाब हम बिल्कुल इस बात पर डटे रहेंगे और हम इस मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे। यही रवैया है जो अपनाना चाहिए जो भी पाकिस्तानी, चाहे उसका ताल्लुक़ किसी भी सियासी जमात से है। अगर वो ये बात करेगा तो वो मुबारकबाद का मुस्तहिक़ है। हम तशद्दुद की बात नहीं कर रहे, कोई जलसे जुलूस, लाठी चार्ज, आवो आवो मारो मारो की बात नहीं कर रहे। नहायत अदब एहतराम से अपना मौक़िफ़ बताना ज़रूरी है कि हमारे जज्बात किस तरह से मजरू हो रहे हैं। तो बहरहाल ये बड़ी एक अफसोसनाक सूरत हाल है। अब ज़रा जो तकरीरें होती रही सारा दिन, एक और चीज़ जो हम बात कर रहे थे मरियम नवाज़ और इनकी बिलावल की भी, और सारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो सदारती, उसके हवाले से भी आज मरियम साहबा की जो गुफ्तगू थी वो फिर बड़ी एक थ्रेटनिंग टोन थी, एक स्कैंडलस किस्म की वो गुफ्तगू कर रही थी। सुनवाइए ज़रा जो मरियम साहबा क्या फरमा रही थी। ये क्या इससे ज़्यादा और आप क्या सुप्रीम कोर्ट को स्कैंडलाइज कर सकते हैं, ये जो सारी गुफ्तगू की है उन्होंने। देखें मसला ये है कि इनका वो गौर करें ना कि इमरान खान की कश्ती डूब रही है। कैसे डूब रही है कि उसके सेनेटर कम मुंतखब होंगे, जो उसके हिस्से के बनते हैं वो हम बनाएंगे, अपने सेनेटर मुंतखब करवाएंगे, गिलानी साहब और बाकी कैसे करवाएंगे पैसे देके, सबको पता है। ठीक है, अब याद करें अगर आज इमरान खान की कश्ती डूब रही है तो आपके अभी तो इमरान खान के सेनेटर मुंतखब तो नहीं हुए ना, यानी आप मुंतखब होने से पहले मुंतखब भी नहीं होने देंगे ना। आपके तो 14 सेनेटर मुंतखब शुदा जो हैं वो रिटायर हो रहे हैं, नहीं, जिन्होंने चेयरमैन सेनेट के मामले में इनसे बगावत की थी। वो ठीक है। और आपको वो याद है जब उसके बाद उन्होंने क्या गुफ्तगू की थी कि ये फ़लाँ के बंदे थे, ये फ़लाँ के बंदे थे और बड़े इल्ज़ामात लगाए थे, इन्होंने हमारी पीठ में छुरा घोंपा है, ये गद्दार हैं, इनके साथ ये करेंगे, इनके साथ वो करेंगे। अगर सेनेट के अंदर इस तरह के मामले, उस वक्त आप क्यों एतराज़ कर रहे थे? वो भी तो आज़ाद थे। असल में मसला ये है, जरदारी साहब जो हैं वो PDM को एक फेस सेविंग दिलवाना चाहते हैं, और इस तरह से कि वो कहते हैं कि अगर गिलानी साहब मुंतखब हो जाते हैं तो फिर इस चीज़ को बुनियाद बना करके देखें ये हमारी बड़ी अचीवमेंट है, और सारी वो जो 20 सितंबर को जो तकरीरें हुई थी, जो दावा हुआ था, जो एक्शन प्लान था, ये कर देंगे, वो सारी चीज़ें जो हैं वो कहीं गुम हो जाएंगी, और इसी चीज़ के ऊपर 2.5 साल अगले अगर हुकूमत रहेगी गुजार देंगे कि जी देखें हमने। अच्छा, इसमें सदीक जान एक बात, बिलावल भुट्टो जो बात कर रहे हैं वो मरियम नवाज़ से बिल्कुल मुख्तलिफ आज उन्होंने बात की। उनके जो लहजे से या उनकी गुफ्तगू में जो छुपा हुआ मैसेज था वो ये था कि इदारे जो हैं अभी तक सेनेट के इंतखाबात में वो न्यूट्रल हैं। ये बहुत बड़ी बात कही है उन्होंने, कहा इनडायरेक्टली है। ज़रा वो सुनवा दीजिए इदारों के हवाले से जो बिलावल भुट्टो की गुफ्तगू है, फिर उस पर कमेंट करते हैं।
अब ये बिलावल भुट्टो ने लाहौर में आज जो बात कही इनडायरेक्टली, जो जिस तरह से सियासतदान गुफ्तगू करते हैं और बिटवीन द लाइंस मैसेज देते हैं, उन्होंने आज ये कहा कि अभी तक जो इस बात का इसका मफहूम ये है कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि इदारे अभी तक सेनेट के इंतखाबात में कोई किरदार अदा कर रहे हैं, तो हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। ये जो बात है ये तो मरीम नवाज़ के बयानिए से बिल्कुल मुख्तलिफ बात है। बिल्कुल जरदारी साहब इस वक्त सबसे ज़्यादा जो है वो जरदारी साहब का हमें नज़र आ रहा है कि जरदारी साहब बड़े कंसर्न हैं। जैसे हमने कल के प्रोग्राम में बात की थी कि उनकी जानिब से 3 वकील जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश हुए और तीनों ने ये कहा कि खुफिया बैलेटिंग होनी चाहिए। और आज फ़ारूक नाइक साहब से जब याहिया अफरीदी साहब ने पूछा कि जब वो ये दलाइल दे रहे थे कि MP आज़ाद है जिसको मर्ज़ी वोट दे, उन्होंने कहा आपने अच्छा अपने MPs को बता दिया कि तुम आज़ाद हो जिसको मर्ज़ी वोट दो। इसका उनके पास कोई जवाब नहीं था। कहते हैं वो ये तो क़यादत फैसला करेगी ना, मैं तो एक पार्टी का एक मेंबर हूँ अदना सा, तो ये पार्टी फैसला करेगी। फिर उन्होंने कहा कि आप ये बताएं, जब आप पहले ही कह देते हैं कि तुमने वोट इसको डालना है तो ये सिक्रेसी तो ना हो, ये तो पहले से पता है, चाहे ओपन हो या सीक्रेट हो, फिर व्हाट डज डिफरेंस इट मीन। ठीक है। फिर उसके बाद देखें समी साहब, अब कल क्योंकि ये केस अपने कंक्लूजन की तरफ जा रहा है, मुख्तलिफ मराइल आए। पहले हुकूमत ने भेजा, मैं चाहूँगी कि आप तफसील से बताएं आज मैं 1.5-2 मिनट में आपको बता देता हूँ। वक्त थोड़ी सी ब्रेक है, जब मैं ब्रेक से वापस आऊँगी तो फिर मैं आपसे चाहूँगी कि आप तफसील से बताएं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जी सदीक जान बताइए। जी मैं बता रहा था कि मामला यहाँ से शुरू हुआ कि हुकूमत ने अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान खालिद जवेद खान साहब से राय मांगी कि आप क्या कहते हैं कि सेनेट इलेक्शन जो हैं वो हम अगर ओपन कराना चाहते हैं कैसे करा सकते हैं। उन्होंने कहा मेरी राय ये है कि आप कानून को तब्दील करके इलेक्शन एक्ट में तब्दीली करके आप करा सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये मामला इतना बड़ा है और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को कहा कि मैं अपने कंधों पे ये बोझ नहीं उठा सकता था, इसलिए मैंने कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट को एक रेफरेंस भेजें और सुप्रीम कोर्ट से राय लें कि सेनेट इलेक्शन आइन के तहत होंगे या कानून के तहत होंगे। अच्छा, अगर आइन के तहत होंगे तो आइनी तरमीम होगी, कानून के तहत है तो आप सिंपल कानून साजी कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में मामला आया, चल रहा था, इस दौरान अपोजिशन बार बार कह रही थी आइनी तरमीम होनी चाहिए, आइनी तरमीम होनी चाहिए। हुकूमत ने कहा कोई मसला नहीं, हुकूमत ने आइनी तरमीम पेश कर दी कौमी असम्बली में। जब वहाँ पे आपने देखा 3 दिन तक वहाँ पे लड़ाई होती रही, जब इन्होंने आइनी तरमीम पेश की, वो तरमीम का मामला वहीं पर रुक गया। सुप्रीम कोर्ट में भी मामला चलता रहा। इस दौरान 11 फरवरी करीब आ गया। अब क्या हुआ कि अटॉर्नी जनरल के मशवरे पर हुकूमत ने ऑर्डिनेंस जारी करके और कानून में तब्दीली कर दी मशरूत, और ये कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि कानून के मुताबिक होते हैं सेनेट इलेक्शन, तो फिर कानून ये तब्दील तस्वुर होगा और तब्दीली ये होगी कि सिक्योरिटी जगह उन्होंने ओपन बैलेटिंग रख दी। ये सवाल सुप्रीम कोर्ट के सामने पहला यही था कि ये आइन के तहत हैं या कानून के तहत हैं। फिर उसमें एक और मामला आया कि अच्छा अगर ये आइन के तहत भी हैं और इसमें लिखा हुआ है कि सीक्रेट बैलेट होगा, उसकी सिक्रेसी कब तक होगी? पीपल्स पार्टी PDM और अटॉर्नी जनरल के मुकाबले में तमाम का है कि जी ता क़यामत होगी, आप कभी नहीं देख सकते। फिर अगला मरला आया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आप नहीं देख सकते चलें ठीक है, ये बताएं कि अगर कोई वोट खरीदता है बेचता है उसका आप क्या करेंगे? 218 जो आइन का आर्टिकल इलेक्शन कमीशन को कहता है साफ शफाफ इलेक्शन कराने हैं, करप्ट प्रैक्टिसेस को रोकने, इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने जो है वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि ये रूल्स हमें बताते जा रहे हैं, जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं वो हमें बताने को तैयार नहीं है। फिर यहाँ तक हुआ कि जी जब तक कोई सबूत नहीं होगा हम कुछ नहीं कर सकते, कि अगर कोई पैसे किसी को दे रहा है हो सकता है उसका ज़ाती लेन देन हो, जब तक सबूत ना हो, सबूत कैसे आएगा? सबूत नहीं आ सकता क्योंकि बैलेट ही नहीं देख सकते। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 59 में मुतनासिब नुमाइंदगी का लिखा हुआ है, इसको आप किस तरफ लेकर जाएंगे? फिर मुतनासिब नुमाइंदगी के ऊपर बहस शुरू हो गई। अब जो है कल जब ये केस अपने अख्ताम पे जा रहा है, अब इसमें 3-4 ऑप्शन हैं। एक तो यह है कि सिंपल सुप्रीम कोर्ट कहे कि बाकी चीज़ों में हम बिल्कुल नहीं जा रहे, कि करप्ट प्रैक्टिसेस होती हैं, करप्शन होती है, खरीदो फरोख्त होती है, जो कुछ होता है होता रहे, हमारे से कोई कंसर्न नहीं है। हमें सिंपल हुकूमत ने एक रेफरेंस भेजा था, सदारती रेफरेंस, और उसमें हुकूमत ने यह पूछा था कि हमें बताएं कि आइन के तहत हैं या कानून के तहत हैं। सुप्रीम कोर्ट सिंपल बता देगी कि या आइन के तहत है या कानून के तहत, बात खत्म। सुप्रीम कोर्ट किसी और मामले में नहीं जाएगी। दूसरा, अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को कहा था कि आप ऐसे करें, आप सिक्रेसी की तारीफ कर दें, उसकी तशरीह कर दें कि सिक्रेसी कब तक होगी। या उसने अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान खालिद जवेद खान साहब ने कहा था कि आप ये बताएं कि आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान खामोश नहीं बैठ सकती, लातल्लुक़ नहीं रह सकती मुल्क की चीज़ों से। आपको नजर आ रहा है करप्ट प्रैक्टिसेस हो रही हैं, आपके सामने खरीदो फरोख्त हो रही है, आप कोई ऐसा हुक्म दें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि ये अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करें। और चौथा फिर वही है मुतनासिब नुमाइंदगी। अगर कि सुप्रीम कोर्ट ने एक मौके के ऊपर यह पूछा कि अगर पीपल्स पार्टी की हम बात कर लेते हैं कि पीपल्स पार्टी की 6 सीटें बनती हैं और उसको मिलती हैं 4,
तहरीक इंसाफ की 6 बनती उन्हें मिली 8, मुतनासिब नुमाइंदगी का असूल तो बिगड़ गया। तो क्या फिर इनवैलिड हो जाएंगे इलेक्शन? मतलब फिर आप क्या करेंगे? ये बहुत सारे समी सब सवालात हैं। अब इस वक्त जो पॉलिटिकल एक माहौल बन गया है, आपको पता है कि इस वक्त पाकिस्तान में सबसे बड़ा एक ही मसला है जिस पर बात हो रही है, वो है सेनेट इलेक्शन, ओपन या खुफिया। अब पाकिस्तान की अगली 2.5 साल सियासत इस एक पॉइंट के ऊपर खड़ी हुई है, इस एक मसले के ऊपर खड़ी हुई है। और उसमें भी आपको पता है एक सीट जो है गिलानी साहब या हफीज शेख साहब, मेन तो वो मैटर करती है। और आपने देखा पीटीआई के हवाले से खबरें आ रही हैं कि केपीके में नाराज हो गए, इधर वो सारी चीज़ें चल रही हैं। अब सुप्रीम कोर्ट इस वक्त तमाम नजरें सुप्रीम कोर्ट की तरफ हैं। अब 2 सुप्रीम कोर्ट के पास रास्ते हैं, या तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट इस एडवाइजरी जुरिडिक्शन से आगे बढ़कर ये देखे कि जो हमारे सामने 184(3) के तहत उनके पास इख्तियार है, 187 में भी जा सकते हैं, मुकम्मल इंसाफ के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। दूसरा यह कि सुप्रीम कोर्ट ये कहे कि इस वक्त इतनी ज़्यादा पॉलिटिकल हाइप हो गई है पाकिस्तान के अंदर, इतना पॉलिटिकली इख्तलाफात हो गए हैं, उतनी शिद्दत आ गई है कि हम इस मामले में आगे नहीं जा रहे। हमारे सामने ये सिंपल सवाल था, ये उसका जवाब है। तो ये समी साहब अगले जो 4 रोज़ है ना, 3-4 रोज़, आप कल देखें, कल एक ये भी हो सकता है कि शॉर्ट ऑर्डर सुना दिया जाए। दूसरा ये भी कि शॉर्ट ऑर्डर ना सुनाए सुप्रीम कोर्ट 3-4 दिन तक, क्योंकि देखें ना, सुनाना सुप्रीम कोर्ट ने एज सुन एज पॉसिबल है। खुद चीफ जस्टिस पाकिस्तान कह चुके हैं कि अगर हम जल्दी फैसला नहीं करते फिर तो मकसद ही खत्म हो जाएगा। अटॉर्नी जनरल भी कहते हैं कि फिर तो एकेडमिक बहस रह जाएगी अगर अपने यकम के बाद ये फैसला आता है। तो इसलिए ये कल उम्मीद है फैसले की, ये तो नहीं, कुछ भी सुप्रीम कोर्ट कर सकती है, लेकिन 3-4 दिन अगले जो है ना, वो पाकिस्तान की अगली 2.5 साल सियासत का मेरा। अच्छा, इस सारी सूरत हाल में जैसे हमने आपको सुनवाया, वो बिलावल भुट्टो तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। एक और गुफ्तगू उन्होंने जो इसी में हिस्सा में आपको सुनवाना चाहता हूँ, जिसमें ऐसा लग रहा है कि वो तो अभी इस मामले को संजीदगी नहीं रहे, नो कॉन्फिडेंस को या मार्च को। तकरीरें बड़ी धुएंधार थी उनकी पिछली, आज जो उन्होंने बात कही जरा वो सुनिए, फिर इस पर कमेंट करते हैं। यानी उन्होंने ये कहा है कि बात हो सकती है। इससे पहले तो वो ये नारा मारते थे ना कि मार्च में मार्च होगा। आज कह रहे हैं कि अगर अभी तक एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है तो हमें उसकी तारीफ़ करनी चाहिए, और फिर कह रहे हैं कि ये जो नो कॉन्फिडेंस है या ये जो लॉन्ग मार्च है, इस पर बात हो सकती है। बहुत बड़ा एक आपको उनके लहजे में, उनके रवैये में थोड़ी तब्दीली नज़र नहीं आ रही? देखिए समी साहब, आपको भी पता है कि इस वक्त शहर इक़्तिदार में क्या बात चल रही है। ये बात चल रही है कि हफीज़ शेख साहब और गिलानी साहब का जो मुकाबला है वो फैसला करेगा कि पिंडी और अपारा न्यूट्रल हैं या नहीं है। मतलब इसको एक लिटमस टेस्ट बना दिया गया, लिटमस टेस्ट बना दिया गया है। वो ये कहते हैं कि अगर ये कामयाब हो जाते हैं गिलानी साहब, तो फिर पीडीएम जो है वो अदम एतमाद की तरफ जाएगी, फिर वो नहीं जाएगी लॉन्ग मार्च और इस तरफ। और अगर गिलानी साहब हार जाते हैं, हफीज़ शेख साहब जीत जाते हैं, फिर मैं कहता हूँ कि फिर पीडीएम का मैं समझता हूँ कि इतना बड़ा पीडीएम का नुकसान हो जाएगा कि अब तक जो इन्होंने किया है अपने साथ उसका इतना नुकसान नहीं हुआ जितना इस एक चीज़ से होगा, और दोनों तरफ बराबर नुकसान है। अगर गिलानी साहब जीत जाते हैं तो उतना ही नुकसान हुकूमत का है जितना पीडीएम का होगा अगर गिलानी साहब हार जाते हैं। इसलिए समी साहब अगले जो है ना, आज क्योंकि है 24-28 का महीने, 4 और 3 7 दिन, अगले 7 दिन पाकिस्तान की अगली 2.5 साल सियासत का पूरा मंजरनामा क्लियर कर देंगे। और उसमें जो लेकिन अभी इस वक्त जो हमें नज़र आ रहा है, मसलन लियाकत जोतोई साहब भी खफा हो गए, डॉक्टर आमिर लियाकत भी कह चुके हैं, बहुत सारे और भी लोग हैं जिन्होंने बड़ी खफगी का इजहार किया परफॉर्मेंस पे। तो इस वक्त जो लग ये रहा है कि पीटीआई के अंदर जो सीट है, जो कौमी असम्बली की, जो उसके ख़ास तौर पर अलाइज भी हैं, एक अगर सीक्रेट बैलेटिंग हो गया तो मुकाबला तो बड़ा घमसान का होगा। देखें, अब मसला ये है समी साहब कि पीपल्स पार्टी भी अपनी सियासी वो जो उनका है पिछले पूरे 8-10 साल का सबसे बड़ा जुआ खेलने जा रही है। जब आप ओपनली अदालत में खड़े होकर ये कह रहे हैं कि एमपीएस आज़ाद हैं, जिसको मर्जी वोट दें, कहीं वही काम ना हो जाए जो चेयरमैन सेनेट वाले मामले में हुआ था। और उस दिन समी साहब हम उधर मौजूद थे प्रेस गैलरी में, यकीन करें वो जब काउंटिंग हो रही थी ऐसा माहौल था जैसे पाकिस्तान और इंडिया का फाइनल, वर्ल्ड कप का फाइनल मैच का फाइनल ओवर हो, और तमाम पूरा पाकिस्तान और पूरा इंडिया नजरें लगा के बैठे हुए उस दिन। और उस दिन बहुत मतलब उनके जो हामी लोग हैं वो भी सारे एक्साइटेड थे, बाहर मिठाइयों के डब्बे आ गए थे, रसगुल्ले आ गए थे। और फिर उस वक्त क्योंकि मेरे ख्याल जरदारी साहब गिरफ्तार थे, नैब की हिरासत में थे, और नवाज शरीफ भी जेल में थे, उस वक्त ये प्लान था कि यहाँ से रसगुल्लों के डब्बे खुलेंगे, खाते हुए ढोल की थाप पे सारे बुलाए हुए थे। हम पहले नैब हेडक्वार्टर जाएंगे, वहाँ जरदारी साहब को बाहर खड़े होकर मुबारक देंगे कि जरदारी साहब आपको हमारी आवाज़ पहुँच रही होगी, बहुत मुबारक हो, काम डल गया। उसके बाद वहाँ से गाड़ियाँ सारी तैयार थी, लाहौर जाएंगे,
और लाहौर वाली कौन सी कोटलखपत जेल है जी, कोटलखपत जेल के बाहर जो है वो ढोल की थाप पे भंगड़े होंगे और वहाँ पे पूरा एक माहौल बनाया जाएगा। तो उसमें भी तैयारियां तो बड़ी थी। असल में ये जो पीडीएम है ना, इसका कॉन्फिडेंस हमेशा इतना ज़बरदस्त रहता है ना हर मामले में। चलो कम से कम ये तो मरियम साहबा का तो बहुत ही कॉन्फिडेंस दिसंबर नहीं, अब तो उनका कॉन्फिडेंस बिल्कुल ठीक है। मैं समझती हूँ जो उनका कॉन्फिडेंस इस वक्त है, नहीं अब बहुत बेहतर है, अब उनको बहुत फायदा हुआ। जैसे उनका कॉन्फिडेंस था कि समी साहब उनको इसी कॉन्फिडेंस की वजह से फायदा हो रहा है, पाकिस्तान में भी मेरी कोई जायदाद नहीं है, कॉन्फिडेंस तो बहुत है। आप लोग जो मर्जी कहते रहे, आने वाले दिनों में आपको अंदाजा होगा कि उनका कॉन्फिडेंस कितना बेहतर है और कितना मजीद बेहतर हो सकता है। खैर जी, आज सबको इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।